हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ हिस्ट्री का सेशन। आज अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 16 महाजनपद। ओके, जो कि यूनिट हम लोगों का 5 होगा। बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि जिनको भी टीआरएफ है उनके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो बीपीएससी जो आयोग है उसके द्वारा पिछले सत्र में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में कि जो क्वेश्चन बीपीएससी के थ्रू कैसे बनाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट थोड़ा सा दिखेगी। ओके, चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं 16 महाजनपद के बारे में। चलिए क्वेश्चन है हम लोगों का कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था। कौशल एक महाजनपद था और उसके बाद मगध था। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष प्रारंभ कब हुआ था, तो उस समय जो राजा थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु के समय ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था। मगध शासक बिंबसार का चिकित्सक था, मतलब उसका जो डॉक्टर था वो कौन था? ठीक है, आम भाषा में आपको मैं समझाते हुए चलूंगा। चिकित्सक मतलब जीवक। क्या नाम था? जीवक। आगे देखिएगा, पाटिलपुत्र, यहाँ पे खाली स्थान, राजवंश की राजधानी थी। मतलब पाटिलपुत्र की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? मगध। कहाँ थी? मगध। आगे देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार, और यहाँ पे खाली स्थान पर राज्य करता है। ओके, किस पर? तो ये है हमारा मगध। कहाँ पे? मगध। आगे देखिएगा, वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटिलपुत्र की स्थापना की। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटिलपुत्र की स्थापना की, कौन राजा था? तो वो था उदयन। कौन था? उदयन। ओके, आगे चलते हैं, माफ करिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि अवंती राज्य की राजधानी थी। कहाँ थी? तो अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। कहाँ थी? उज्जैन। उज्जैन आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ थी? उज्जैन। आगे है कि अवंती का राजा कौन था? तो अवंती का राजा कौन था? चंद्रप्रगोत। ओके, चंद्रप्रगोत। ओके, आगे देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था। कौन था? गणतंत्र। गणतंत्र कौन था? मल्ल। कौन था? मल्ल। ओके, मल्ल राज्य जो था वहाँ पे गणतंत्र की व्यवस्था थी। अगर आपसे पूछे कोई कि गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र वह होता है जहाँ पे राजा जो होता है ना, वो जन के द्वारा चुना जाता है। जो वहाँ की जनता होती है उनके द्वारा चुना जाता है, उसी को हम कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं? गणतंत्र। तो गणतंत्र की व्यवस्था जो आज हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ भारत में, वो काफ़ी पहले जो 16 महाजनपद हुआ करते थे तो उसमें गणतंत्र की व्यवस्था हुआ करती थी। ओके, तो इस तरीके से आप ये भी याद रखिएगा, और गणतंत्र का आपको अर्थ भी समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि भारत में क्या है, तो यह एक गणतंत्र है। क्या है? गणतंत्र देश है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री हो गए, तो इनका चुनाव कैसे होता है? लोगों के द्वारा होता है। ओके, खैर प्रधानमंत्री का नहीं होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्य के रूप में होता है। फिर उसमें से लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना एक सदन का नेता के रूप में चुनते हैं, जो कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, तो वो प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे ही चुनाव होता है। ओके, और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं गणतंत्र का कि सबसे बड़ा प्रथम नागरिक कौन होता है भारत का, तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनको जनता नहीं चुनती है, जनता के द्वारा जो चुने गए सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, ये जो सदस्य होते हैं ये सदस्य चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। ओके, इस तरीके से आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा बड़े ही ध्यान से। आगे है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। क्या थी? तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह, जिसको हम गिरिब्रज कहते हैं, गृह वज्र कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा, अजातशत्रु के वंश का नाम था।
तो अजातशत्रु जो वहाँ का राजा था, जो सिंहासन पे बैठे थे, वो किस वंश से आते थे? तो हर्यक वंश से आते थे। किस वंश से? हर्यक वंश से आते थे। आगे देखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ? तो वो लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी में पहले चुनाव हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? चुनाव हुआ करते थे। बाकी आपको जो राजवंश दिखेंगे ना, वो आपको वंशानुगत दिखेंगे, लेकिन लिच्छवी में ऐसा नहीं था। लिच्छवी सोचिए कि विश्व का पहला गणतंत्र है जहाँ पे चुनाव हुआ करता था। तो ये सभ्यता है भारत की। ओके, आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी। क्या थी? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। वैशाली के अंतर्गत ही लिच्छवी हमारा आता था। ओके, आगे देखिएगा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है? इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। ओके, आगे देखिएगा। अगला है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यहाँ पे खाली स्थान शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब भी कोई चीज़ अगर होता है ना, ईस्वी का जो जन्म हुआ था उसको हम जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उनको हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, ईस्वी के जन्म के। और अगर इससे आप पीछे जाते हैं तो इसी घटना को कहते हैं ईसा पूर्व। और अगर यहाँ से अब पूर्व आते हैं तो इसको कहते हैं ईस्वी। क्या कहते हैं? ईस्वी। और ये क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये होगा -1 -2 -3 ऐसे करके चलेगा, और ये चलेगा 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। तो ये जो होता है ईस्वी होता है, और इधर जाने पे ईसा पूर्व होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं तो अगर ऐसे अगर आपको देखने को मिल जाए तो -1 बड़ा है कि -2 -3, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि अगर -1 और -3 में कौन बड़ा संख्या है, तो -1 जो संख्या है यह बड़ी होगी, -3 जो होगी यह क्या होगी? छोटी होगी। ओके, लेकिन अगर वही बात करते हैं कि 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 3 बड़ा है 1 छोटा है। ओके, तो ये अंतर होता है। ये अंतर आप देखिएगा, ईसा पूर्व और ईस्वी, तो ये दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो कब की यह घटना थी? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? ईसा पूर्व, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ओके, आगे देखते हैं। अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। सॉरी, माफ करिएगा, कहाँ थी? चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। आगे देखिएगा। वत्स्य राज का स्थित था। वत्स्य का राज स्थित था। जो वत्स्य राज था वो किसके आसपास स्थित था? तो इलाहाबाद के आसपास। किसके पास? इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र को जो है कि वत्स कहते थे। ओके, आगे देखिएगा। प्राचीन भारत में द्वितीय नामकरण क्या है? प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र है गांगेय मैदान। क्या है? गांगेय मैदान जो है कि अगर प्रथम नगरीकरण की बात करते हैं प्राचीन भारत में, आपको आ जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो वो सभ्यता जो है कि नगरीय सभ्यता थी प्रथम, और सेकंड की अगर बात करते हैं तो वो आ जाएगा गांगेय मैदान, जो कि दूसरी नगरीकरण व्यवस्था थी। ओके, आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला यूनिट आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। ओके, जो कि यूनिट हम लोगों का 6 होगा। कितना होगा? यूनिट 6, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। ओके, आगे देखिएगा। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था। किसे? कुम्हार में। ओके, आगे है कि शक संवत का शुभ आरंभ, जो हम लोग पढ़ते हैं ना शक संवत, वो किसने आरंभ किया था? तो 68 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 68 ईस्वी में, सॉरी 78 ईस्वी में, माफ करिएगा, 78 ईस्वी में ये हुआ था। किसका? शक संवत का प्रारंभ हुआ था। आगे देखिएगा। आगे है कि दूसरी शताब्दी के आसपास दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है।
उसकी मरम्मत किसने की थी? जो सुदर्शन झील है वह आपको पता है कि मानव द्वारा निर्मित की गई थी। ओके, किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित की गई। जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है उसे कृत्रिम कहते हैं, और जो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित की जाती है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक। जो मतलब कि वैसे ही सदियों से चली आ रही है, जिसको कि हम लोग ने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक। वो प्राकृतिक की देन है। लेकिन जिसको हम लोग बनाते हैं, मानव बनाता है, उसको कहते हैं कृत्रिम। तो सुदर्शन झील क्या है? कृत्रिम है। और इसका मरम्मत कौन कराया था? तो वो कराए थे रुद्रदामन ने। कौन कराए थे? रुद्रदामन ने। ऐसे करके आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। मेघस्थनीज को दूत के रूप में, यहाँ पे खाली स्थान है, के दरबार में भेजा गया था। तो मेघस्थनीज किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। वह पुस्तक जो बिंबसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। कौन सी किताब है जिसमें बिंदुसार को एक क्षत्रिय के रूप में वर्णित करती है? तो वो है दिव्यावदान। दिव्यावदान क्या है? दिव्यावदान। ओके, आगे है कि मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय, यहाँ पे खाली स्थान प्रकार का न्यायालय था। किस प्रकार का न्यायालय था? जो मौर्य कालीन सभ्यता थी, जो मौर्य कालीन युग था, उसमें जो है कंटक शोधन न्यायालय था। तो वह किस प्रकार का न्यायालय था? तो ये था फौजदारी। कौन सा? फौजदारी। ओके, याद रखिएगा, फौजदारी न्यायालय था। माफ करिएगा, तो ये कैसा न्यायालय था? फौजदारी। ओके, कैसा था? फौजदारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। समाहर्ता था। समाहर्ता क्या था? तो ये था महान संग्रहकर्ता। क्या था? महान संग्रहकर्ता। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था? तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। ओके, कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। किसमें? 15 अधिकरणों में। किसमें? 15 अधिकरणों में विभाजित है। आगे देखिएगा, वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न, क्या? त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। कहाँ? भाब्रू। भाब्रूगढ़ का अभिषेक और अभिलेख होता है। क्या होता है? शिलालेख होता है। अभिलेख, शिलालेख। ओके, आगे देखिएगा, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या है? भाब्रूगढ़ स्तंभ लेख। क्या है? भाब्रूगढ़ स्तंभ लेख। ओके, आगे देखिएगा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त था। कौन सी भाषा प्रयुक्त थी? तो कौन सी भाषा? प्राकृतिक। कौन सी? प्राकृतिक। प्राकृतिक भाषा प्रयुक्त थी। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। आगे है कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो पढ़े थे प्रिंसेप ने। किसे? प्रिंसेप ने। ओके, आगे है कि अपना शिलालेखों में अशोक सामान्यतः, यहाँ पे खाली स्थान है, नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से इन्होंने उसको लिखवाया है। आगे है कि अशोक का वह स्तंभ जिसमें अकाल सुदर्भित का उल्लेख है, तो कौन सा शिलालेख है, अभिलेख है? तो वो है सोहगौरा का अभिलेख। ओके, आगे है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना खाली स्थान शासक के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य। किनके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध ग्रंथ रुद्राक्ष के लेखक हैं। ओके, कौन है? विशाखा दत्त। प्रसिद्ध ग्रंथ रुद्राक्ष के मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो कौन है? विशाखा दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य था, क्या था? एक प्रबुद्ध निरंकुश राजा। एक प्रबुद्ध निरंकुश राजा। आइए
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था, तो वो कौन सा है? तो वो अभिलेख है हम लोगों का रुमनदाई जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, दक्कन की विजय की थी, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आगे देखिएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त। क्या है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त में इनको वर्णन देखने को मिलता है। आगे देखिएगा। कौटिल्य अथवा चाणक्य, यहाँ खाली स्थान, सम्राट की प्रधानमंत्री था। किसका था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जैसे सलाहकार। आगे चले देखिएगा। आगे इसमें अगर हम बात करते हैं तो दिया गया है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लेखक था। कौन इसका था? अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन था? तो वो थे हमारे कौटिल्य, जिनको हम कौटिल्य, चाणक्य दोनों नाम से पुकारते हैं, तो याद रखिएगा। ओके, आगे है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यहाँ खाली स्थान के पहले पर प्रकाश डाला गया। किस पे डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। किसमें? राजनीतिक नीतियों पर। नंदवंश के पश्चात मगध पर शासन किया। कौन शासन किया? तो आपको देखने को मिलेगा मौर्य राजवंश। कौन? मौर्य राजवंश। आगे देखिएगा। सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई है। ओके, किसने? विलियम जोन्स ने। ओके, आगे देखिएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है। किस पे आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। किस पे? अभ्यास विषय पर। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, बड़े उम्दे क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में दिया था। क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी। क्या? 500 युद्धक हाथी दिया था। मेगास्थनीज दूत था। किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि वह क्षेत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सी किताब है? तो वो किताब है इंडिका। कौन सी किताब है? इंडिका। आगे देखिएगा। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया है। किसने किया है? किस किताब में? तो मेगास्थनीज की किताब इंडिका में मिलता है। किसमें? मेगास्थनीज की किताब इंडिका में आपको यह देखने को मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, इंडिका का लेखक था। कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी, माफ करिएगा। आगे है कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त था। कौन था? तो पौत्र था। कौन था? पौत्र था। ओके, अशोक जो था वो चंद्रगुप्त का क्या था? पौत्र था। ओके, मौर्य शासक अशोक की रानी थी। मौर्य शासक अशोक की रानी कौन थी? ओके, कारुवाकी। क्या है? कारुवाकी। अगला है कि बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना। किसके प्रयास से? तो अशोक के प्रयास से। किसके? अशोक के प्रयास से। आगे है कि वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। कौन नहीं था? तो श्रीलंका। कौन सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। आगे है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा, यहाँ पे खाली डैश, नगर में आयोजित की गई थी। कौन है? तो पाटलिपुत्र। कौन है? पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। अशोक ने खाली स्थान राज्य पर आक्रमण किया था। किस पे?
कलिंग। किस पे? कलिंग। कलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र पड़ जाता है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। यही कलिंग का युद्ध है जिसके बाद जो कि जिसके बाद अशोक का हृदय जो है कि परिवर्तन हो गया था। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। सीता भूमि का अभिप्राय आपको देखने को मिलेगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला है कि मौर्य वंश के पश्चात, यहाँ पे खाली स्थान, वंश का राजा स्थापित हुआ। कौन? शुंग वंश। कौन सी नींव पड़ी थी? शुंग वंश की नींव पड़ी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था, किस वंश से था? तो वो थे सातवाहन राजवंश। कौन था? सातवाहन राजवंश। ओके, आगे चलते हैं। शुंग वंश के बाद यहाँ खाली स्थान, वंश ने भारत पर राज्य किया। कौन? कर्ण वंश। कौन? कर्ण। ओके, अगला है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। किसे? हाथी गुफा अभिलेख से। आगे है कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति अंकित है, किसमें? प्राकृतिक भाषा में। किसमें? प्राकृतिक भाषा में। आगे है कि शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। ओके, आगे चलते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग अपने सेशन के समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, किसे? कुषाणों को। किसे दिया जाता है? कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक राजा का स्थान प्राप्त हुआ, तो वो कौन है? कनिष्क। कौन है? कनिष्क। वह व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। कौन किया? विम कन्फिसेंस। कन्फिसेंस ने। ओके, याद रखिएगा। आगे है कि कला की गंधार शैली फूली फली, किसमें ज्यादा फली फूली? किस शासनकाल में? तो कुषाणों के समय। किनके समय? कुषाणों के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा, यहाँ पे खाली स्थान, नगर में आयोजित की गई थी। तो कहाँ? कश्मीर में। कौथी? चौथी बौद्ध संगीत सभा। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। सांची का विशाल स्तूप निर्मित करता है, कौन है? तो मौर्य के समय। मौर्यों के समय। ओके, मौर्य काल के समय। आगे है कि वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है, कौन है? तो कुम्हार। कौन है? कुम्हारर। आगे है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, कौन है? ताम्रपत। क्या है? ताम्रपत। आगे है कि बराबर की गुफाओं को अशोक ने, यहाँ पे खाली स्थान, संप्रदाय को दान में दिया था। किस संप्रदाय को दान में दिया था अशोक ने? बराबर की गुफाओं को। तो आजीवक संप्रदाय। कौन? आजीवक संप्रदाय को दे दिया था दान में। आगे देखिएगा, और यही हम लोगों का सेशन लास्ट होगा। ओके, आगे है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था। भूमि अनुदान, यहाँ पे खाली स्थान, को दे दिए गए थे जो शाही दरबार में जुड़े हुए थे। कौन? ब्राह्मण। कौन? ब्राह्मणों को दी जाती थी अनुदान भूमि। ओके, आगे देखिएगा। भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, कौन? भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा। भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंडो ग्रीक। ओके, आगे देखिएगा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, कौन है? मिलिंद मंडो। कौन है? मिलिंद मनहो। ओके, आगे है कि शक वंश की कर्दम शाखा संस्थापक था, कौन था? चस्टन। कौन था? चस्टन। तो इस तरीके से ये यूनिट भी हम लोगों ने ख़त्म किया है। और अगली यूनिट जो अगर हम बात करते हैं तो
अगली यूनिट हम लोगों की होगी संगम काल। आइए संगम काल में दो ही चीज़ दिया है क्वेश्चन, तो खत्म कर लेते हैं, 8वां यूनिट रहेगा। 7वां यूनिट देख लीजिएगा बड़े ही प्यार से। 7वें यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा संगम काल। क्या हो जाएगा? संगम काल यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। संगम युग में उरैन युग विख्यात था, किसके लिए? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए विख्यात था संगम काल। ओके, आगे है कि संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी कौन सी? वल्ली पुतूर ने। कौन सी? वल्ली पुतूर ने। ओके, तो इस तरीके से ये सेशन भी, ये यूनिट भी हम लोग समाप्त करते हैं। और अगले यूनिट की अगर बात करते हैं तो अगला यूनिट होगा गुप्त काल और गुप्तर काल। ओके, जो कि यूनिट नंबर 8 होगा और इसको हम लोग लेके अगले सेशन से चलेंगे। ओके, तो सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।